सो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जोमेटो आईपीओ के बारे में। जोमेटो आईपीओ एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। ये पहला ऐसा टेक जायंट है जो कि इस लेवल पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। इसके साथ साथ काफी सारे और स्टार्टअप्स के आईपीओ लाइंड अप हैं, जैसे कि उसमें हमारा है पेटीएम, हमारा डिलीवरी, हमारा पॉलिसी बाजार एंड हमारा नाइका। इसके बाद और भी काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो प्लान कर रहे हैं अपने आप को लिस्ट कराने के लिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे। तो गाइस ये सारे स्टार्टअप्स एक नजर गड़ा के बैठे हैं कि जोमेटो का आईपीओ कैसा परफॉर्म करता है। अगर जोमेटो के आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म किया तो ये भी स्टार्टअप जल्दी जल्दी अपना आईपीओ लॉन्च कर देंगे। सो गाइस इसकी जोमेटो की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल है और काफी सारे लोग इस पे अपनी नजर गड़ा के बैठे हैं और ये इसकी परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगी कि अपना स्टार्टअप जो इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो रहा है वो आगे कहां तक जाएगा। सो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अब जोमेटो कंपनी के बारे में। जोमेटो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में और जब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी इट वाज फूडी बे एंड इट वाज अ डिस्कवरी रेस्टोरेंट डिस्कवरी ऐप। मतलब लोग वहां पे जाके सिर्फ रेस्टोरेंट को डिस्कवर करते थे, उनका मेन्यू देखते थे और अकॉर्डिंगली उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे। उस पर वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं करते थे। बट करंटली इट इज द लार्जेस्ट फूड डिलीवरी ऐप इन इंडिया। सो गाइस इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। ये कंपनी कैसे दूसरे बिजनेसेस से कमाती है। इस प्लेटफॉर्म पे अराउंड 3.9 लाख एक्टिव रेस्टोरेंट लिस्टेड हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। इनसे ये दो तरीके से अर्न करता है। पहला, इसकी जोमेटो की एक सब्सिडरी है जोमेटो हाइपरपेयो, जो कि 2019 में ही सेटअप हुई थी। उसके थ्रू ये इन रेस्टोरेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है जिसके लिए वो चार्ज करता है। दूसरा गाइस, जब भी ये रेस्टोरेंट जोमेटो के थ्रू अपनी डिलीवरी करते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो उसमें ये कमीशन भी चार्ज करता है। इस तरीके से वो दो तरीके से इन अपने एक्टिव रेस्टोरेंट से अर्न करता है। दूसरा इसका है B2C बिजनेस, जिसमें वो कस्टमर से अर्न करता है। उसमें भी वो दो तरीके से करता है। पहला, वो उनसे डिलीवरी चार्ज करता है। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है उनके ऐप के थ्रू, तो ये एक डिलीवरी चार्ज इनसे चार्ज करते हैं, इनसे रिकवर करते हैं, जिसके थ्रू वो अर्न करता है। इसके साथ साथ उसने जोमेटो प्रो मेंबरशिप भी रिलीज कर रखी है, जिस मेंबरशिप के थ्रू कस्टमर्स को काफी सारे डिस्काउंट्स ऑफर मिलते हैं रेस्टोरेंट पे। उस मेंबरशिप का भी ये एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है, जिससे वो अर्न करता है। दूसरा गाइस, इस कंपनी के ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, अदर 23 कंट्रीज में भी हैं। उसमें आता है हमारा UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। बट आज भी जो 90% रेवेन्यू आता है इसका पूरा टोटल ऑपरेशंस का, वो इंडियन ऑपरेशन से ही आता है। सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस पूरी कंप्लीट इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में। गाइस ये कंप्लीट जो फूड बिजनेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डाइनिंग, सेकंड इज टेक अवे एंड थर्ड इज डिलीवरी। और ये जो डिलीवरी सेगमेंट है ये आने वाले सालों में काफी तेजी से ग्रो करने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये मार्केट होगा $11 बिलियन का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में सिर्फ $3.5 बिलियन का था। और सबसे बड़ी खास बात यह है जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो आने वाला है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, जिसपे ऑलरेडी जोमेटो ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड अदर फिगर्स के बारे में। गाइस 2019 में हम लोग देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू था 1312 करोड़ रुपीस। इसके साथ साथ उसका लॉस था 1000 करोड़ रुपीस का। तो आप देखिए 1300 करोड़ का रेवेन्यू है एंड लॉस है उसका 1000 करोड़ का। बट फाइनेंशियल ईयर 2020 में उसके रेवेन्यू सीधा डबल हो गए। उसके रेवेन्यू थे 2604 करोड़ रुपीस। बट एट द सेम टाइम उसके लॉसेस भी डबल हो गए और उसके लॉसेस थे 2385 करोड़ रुपीस। बट अब हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में लॉसेस काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं और लॉसेस आ गए हैं अपने 816 करोड़ रुपीस ओनली। पहले जहां पे हमारे लॉसेस 2000 करोड़ तक टच कर गए थे, अब उसके लॉसेस गिर के सिर्फ 816 करोड़ रुपीस पे आ गए हैं। बट अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में कोई ऐसा ग्रोथ नहीं हुई है। रेवेन्यू उसका अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीस ही है। बट इसका एक मेजर रीजन है, फर्स्ट क्वार्टर में पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, जिसकी वजह से लोग ऑर्डर नहीं कर पाए थे। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, जिससे कि इसके ऑपरेशंस पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आया था। इसका जो अपना लॉस है इस साल इसलिए कम हुआ है क्योंकि लोगों ने घर से बैठ के अपने ऑर्डर ज्यादा किए हैं। जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया। ऑल्दो क्योंकि मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन थी, लोग घर से ज्यादा ऑर्डर करने लग गए। ज्यादा ऑर्डर करने के साथ साथ ये लोग ज्यादा अमाउंट में ऑर्डर करने लगे, जैसे कि इसकी पर ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई। पहले कुछ साल पहले लास्ट टू लास्ट ईयर जोमेटो को हर एक ऑर्डर लाने में एक एक्सपेंस करना पड़ता था। जैसे कि कोई भी अगर ऑर्डर उसको मिल रहा है तो पर ऑर्डर उसको प्रॉफिट की जगह पर ऑर्डर उसको लॉस होता था। यानी हर एक ऑर्डर को लाने के लिए उसको एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ता था, जो कि वो डिस्काउंट और काफी सारे ऑफर्स के थ्रू करता था। बट एज ऑफ नाउ पर ऑर्डर उसके लिए जोमेटो के लिए प्रॉफिटेबल हो गया है और पर ऑर्डर वो 23 रुपीज अर्न करता है। यानी जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा और अल्टीमेटली जोमेटो का उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो गाइस अब हम लोग आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। क्या इसके कंपनी के वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है, कितने अट्रैक्टिव है और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
सो गाइस, अगर हम लोग इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो अपर बैंड दैट इज 76 रुपीज़ पे इसका वैल्यूएशन निकल के आता है 9 to 10 बिलियन डॉलर्स। और ये अगर थोड़ा सा प्रीमियम पे लिस्ट भी होती है तो गाइस इसका टोटल वैल्यूएशन निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ टू 90,000 करोड़ रुपीज़। यानी पहले ही दिन जब ये लिस्ट होगी तब ये इंडिया की एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी। दूसरा गाइस, अगर हम लोग इसको प्रॉफिट के बेसिस पे इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो गाइस ये हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हम लोग अगर एडजस्टेड सेल्स टू प्राइस रेशियो के बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो गाइज वो फिगर निकल के आती है 16 टाइम्स। यानी इसकी एडजस्टेड सेल्स टू प्राइस रेशियो है 16 टाइम, वेयर एज जो फूड एग्रीगेटर्स दूसरी कंट्रीज में लिस्टेड है वहां पे एक एवरेज है 8.7 टाइम्स का। तो गाइज हम लोग कह सकते हैं ये काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रही है। बट क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? तो गाइज इसका एक क्लियर कट कोई आंसर नहीं है, बिकॉज इंडिया में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, फॉरेन मार्केट में उतनी ग्रोथ रेट नहीं है। इंडिया में ग्रोथ रेट बहुत तेजी से जा रही है, और अगर ये लोग तेजी से टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के कस्टमर्स को पेनिट्रेट कर लेते हैं, मार्केट में पेनिट्रेट कर लेते हैं, तो ये अपना वैल्यूएशन करने कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। दूसरा गाइस, अगर हम लोग बात करें अपने पर ऑर्डर की, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया भी था, पहले उसे हर एक ऑर्डर को लाने में एक एक्सपेंस करना पड़ता था, बट अब ये लोग प्रॉपर ऑर्डर प्रॉफिटेबल हो गए हैं। बट ये बात अलग है कि इनके अलग एक्सपेंसेस हैं, जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस और काफ़ी सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बट अगर हम लोग पर ऑर्डर की बात करें तो ये प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और पर ऑर्डर ये लोग 23 रुपीज़ कमाने लग गए हैं, जो कि अभी एज ऑफ नाउ इसका एवरेज है। दूसरा गाइस, अगर फ्यूचर में इसकी पर ऑर्डर वैल्यू, जो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है उसकी ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है, तो ये लोग अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। एट द सेम टाइम इनको अपने डिस्काउंट्स कम करने पड़ेंगे, डिस्काउंट्स कम करने से इनके पर ऑर्डर प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे लोग वैल्यू जो प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, अगर ये डिस्काउंट कम करेंगे तो गाइस हो सकता है लोग इससे ऑर्डर करना कम कर दें। बट अगर पर ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है, ये लोग डिस्काउंट कम करते हैं, और एट द सेम टाइम अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस पर भी कट करते हैं। अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस कट करते हैं, ये सारे मेजर्स अपने एक साथ अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए, और ये कंपनी आगे और फ्यूचर ग्रोथ दे पाए अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरा गाइस, इसने कंपनी ने एक ग्रोफर्स ऐप के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट की है, तो ये लोग अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग और अपनी ग्रोसरी डिलीवरी और चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। अगर ठीक मैनर से ये लोग डाइवर्सिफाई कर पाए तो गाइस एक चांस है ये अपना इतना प्रीमियम जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो फ्यूचर में जस्टिफाई कर पाए। बट एज ऑफ नाउ ये वैल्यूएशन काफी हाई लग रहा है। गाइस, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ के अदर डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आईपीओ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। टोटल इसका साइज है 9375 करोड़ रुपीस। लास्ट 16 मंथ्स में ये सबसे बड़ा आईपीओ साइज का आ रहा है। इससे पहले हमारा आया था एसबीआई कार्ड का, जो कि था हमारा 10,355 करोड़ रुपीस का। सो गाइस, टोटल जो 9,375 करोड़ रुपीस है, उसमें से फ्रेश इशू है 9,000 करोड़ रुपीस, और ऑफर फॉर सेल है 375 करोड़ रुपीस। यानी फ्रेश इशू का मतलब ये फ्रेश इक्विटी शेयर रेज कर रहे हैं, ये पूरा 9,000 करोड़ रुपीस कंपनी को जाएगा। बचा हुआ 375 करोड़ रुपीस ओनली, ये जाएगा हमारे एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। और हमारा ये एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर है इन्फो एज, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा इन्वेस्टर है जोमेटो के अंदर। पहले गाइस ये प्लान करा था कि ये 750 करोड़ रुपीस का अपना स्टेक सेल कर दे, बट उसने घटा के 375 करोड़ रुपीस कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके करंट इन्वेस्टर्स कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं इस कंपनी के अंदर, यानी उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी आगे और जाएगी, इसलिए वो इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा अपना अमाउंट इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग बात करेंगे आईपीओ कब लॉन्च हो रहा है, तो ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है 14 जुलाई को, और ये एंड होगा अपना 16 जुलाई को। अगर हम लोग इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका 72 से 76 का प्राइस बैंड है, यानी अपर प्राइस बैंड पे आप जब इसको अलॉटमेंट आप इसका डालेंगे तो वो होगा 76 रुपीस पे। दूसरा गाइस, अगर हम लोग लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर 195 शेयर्स आएंगे, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 14,820 रुपीस, यानी आपको मिनिमम 14,820 रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके आप आईपीओ के एक लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा गाइस, आपको मैं बता दूं, इसका जो टोटल अलॉटमेंट साइज आ रहा है उसमें से 75% अपना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का है, और 10% रिटेल इन्वेस्टर्स का है, और 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का है। तो गाइस, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स सिर्फ 10% है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि बाकी सारे आईपीओ में ये रेशियो 35% का रहता है, तो इस आईपीओ में सिर्फ 10% का क्यों? क्योंकि गाइस सेबी का मानना ये है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा इस चीजों को समझते नहीं है। और जो ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो ये लोग इसको अच्छे से एनालाइज करके अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को, इसलिए इन टाइप के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रपोर्शन दिया गया है, यानी 75% जो कोटा रखा गया है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रखा गया है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें हमारे एचएनआईज भी आते हैं, और
सिर्फ 10% कोटा हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इसका मतलब अगर ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट हुए तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। और आपको मैंने मोटिव समझा दिया, सेबी का मोटिव यही है कि ये लॉस मेकिंग कंपनीज है। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा इजीली इस टाइप के बिजनेस को समझते नहीं है, तो उनकी सेफ्टी के लिए वो कंपनीज उनको एक्सप्लॉइट ना करें, इसलिए सिर्फ 10% कोटा रखा गया है अपना रिटेल कैटेगरी का। सो गाइस, अगर हम लोग बात करें अलॉटमेंट की, तो अराउंड 22 जुलाई के आसपास इसका अलॉटमेंट अनाउंस हो जाएगा और अराउंड 27 जुलाई के आसपास ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस कंपनी के इस आईपीओ के लाने के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये जो अमाउंट रेज कर गया दैट इज 9375 करोड़ रुपीस, उसका कंपनी क्या करने वाली है। तो मैं बता दूं, कंपनी ने प्लान किया है कि 9375 करोड़ रुपीस में से 6750 करोड़ रुपीस वो अपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी। अब आपको मन में ये आ रहा होगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है। गाइस, इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जैसे कि वो किसी और छोटे-छोटे स्टार्टअप को अक्वायर कर ले और उस तरीके से अपनी ग्रोथ करे, अपना एक्सपेंशन प्लान करे। दूसरा ऑर्गेनिक ग्रोथ ये होती है इंटरनली अपनी मार्केटिंग पे एक्सपेंडिचर करे, अपने जो पूरा इकोसिस्टम सेटअप कर रखा है उसमें उसको फर्दर डेवलप करने के लिए एक्सपेंडिचर करे। तो गाइस, इस तरीके से वो उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। इसके पास ऑलरेडी 4500 करोड़ रुपीस बैलेंस शीट में है और 9000 करोड़ रुपीस इसके पास और एडिशनल आ जाएगा, बिकॉज़ 9375 करोड़ रुपीस में से 375 करोड़ रुपीस तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस को चला जाएगा, बचा हुआ 9000 करोड़ रुपीस इसकी बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो कि जो कि हो जाता है टोटल 13500 करोड़ रुपीस। इससे गाइस आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग हो जाएगी और इस पे कितनी ज्यादा ये कैश रिच कंपनी हो जाएगी। बट इस कैश को अगर वो राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करे, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करे, ठीक तरीके से अपना एक्सपेंशन करे, उल्टे सीधे वेंचर्स में अपना पैसा नहीं डाले, तो फ्यूचर में हो सकता है ये एक बहुत बड़ा जायंट बन जाए। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो गाइस, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी की 3 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पहला नेटवर्क इफेक्ट, सेकंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, थर्ड स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क। अब गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क इफेक्ट से। अब आप लोग सोचेंगे ये नेटवर्क इफेक्ट क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका नेटवर्क जब फैलता है तो उससे आपको ऑब्वियसली फायदा मिलता है, बट अगर आपका नेटवर्क थोड़ा सा फैले उससे आपको साथ साथ काफी सारे अदर एडवांटेजेस मिले, तो गाइस उसको हम लोग नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज कीजिए ये अपना कस्टमर बेस बढ़ाता है, अगर ये अपने कस्टमर बेस अपने डिस्काउंट्स के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू अपना जब कस्टमर बेस बढ़ाता है, तो इससे क्या होगा, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आके अपने आप को लिस्ट करवाएंगे इस ऐप के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, करंटली 3.9 लाख एक्टिव रेस्टोरेंट्स हैं, बट काफ़ी सारे जब नए रेस्टोरेंट और आ जाएंगे तो इस पे एक्टिव रेस्टोरेंट्स बढ़ जाएंगे। जब एक्टिव रेस्टोरेंट्स बढ़ेंगे तो इससे यूजर और बढ़ जाएंगे। तो गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। पहले कस्टमर्स बढ़े, उस वजह से और रेस्टोरेंट बढ़े, और रेस्टोरेंट के बढ़ने से कस्टमर्स और ज्यादा बढ़ गए, इसको हम लोग नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं, जो कि बहुत इसके लिए पॉजिटिव एक एडवांटेज है जिस पे ये काम कर रहा है। दूसरा गाइस, हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस की। इसका बहुत अच्छा ब्रांड प्रेजेंस है। अगर आप सच सोचे भी तो स्विगी से ज़्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू है। लोग इजीली इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब भी कोई आप बोलते हैं ऑर्डर प्लेस कर दो, सबसे पहले इंसान बोलता है कि जोमेटो से ऑर्डर प्लेस कर दो, तो इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है और लोग इजीली इस ब्रांड को रिकॉल कर पाते हैं। दूसरा गाइस, अब हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क की। इसने ओवर अ पीरियड टाइम अपना एक बहुत बड़ा लोकल डिलीवरी नेटवर्क सेटअप कर लिया है। अब आप देखें, पहले सिर्फ डोमिनोज 30 मिनट्स के अंदर आता था, मगर अगर आप इस टाइम पे किसी दूसरे रेस्टोरेंट से भी जोमेटो के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो जाता है। इवन अगर हम लोग रियल फिगर्स की बात करें तो उसने अपने कुछ लास्ट ईयर्स में अपना डिलीवरी टाइम काफ़ी रिड्यूस कर दिया है और वो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के अंदर ही है। तो इससे क्या है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क बन गया है, जिस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। गाइस, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी की वीकनेस के बारे में। कंपनी की 2 सबसे बड़ी वीकनेस है, दैट इज लॉस एंड कॉम्पिटिशन। अगर हम लोग पहले लॉस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और अगर ये अभी भी ठीक डायरेक्शन में काम करती है, अपने ग्रोथ एक्सपेंशन पे अच्छे से फोकस करती है, तब जाके ये कुछ सालों में जाके ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। मगर इसने अगर ढंग से काम नहीं किया तो चांसेस हैं ये कई सालों में जाके प्रॉफिटेबल हो, और हो सकता है ये कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं। दूसरा, अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें, ऑल्दो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए इस फूड एग्रीगेटर बिजनेस के अंदर, जैसे कि हमारा फूड पांडा, उबर ईट्स, ऑल्दो ये सारे एंड में जाके बंद हो गए, मगर अभी भी एक बड़ा मेजर प्लेयर एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्विगी।
बट अगर हम लोग स्विगी की बात करें तो स्विगी डिलीवरी बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है इस टाइम। जैसे ये जोमेटो रेस्टोरेंट के सारे एक्सपेक्ट पे फोकस कर रहा है, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, बट रेस्टोरेंट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका एक नई सब्सिडरी इसने 2019 में सेटअप की है, जोमेटो हाइपर प्योर, जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करती है रेस्टोरेंट्स को। तो ये रेस्टोरेंट के सारे एक्सपेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहा है। बट स्विगी है वो डिलीवरी बिजनेस में जा रहा है, वो ग्रोसरी भी डिलीवर कर रहा है, वो मेडिसिन भी डिलीवर कर रहा है और एट द सेम टाइम वो पिकअप्स भी कर रहा है। बट एक सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है, राइवल है, जो एंटर कर रहा है इस बिजनेस में, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा है, वो है अमेजॉन। राइट गाइस, वो है अमेजॉन। अमेजॉन ने क्या किया है, बेंगलोर में अपना ये फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। उसने पहले स्टार्ट किया अपने जो उसके करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको फूड डिलीवरी देने से उसने स्टार्ट किया कुछ साल पहले। अब धीरे धीरे उसने पूरे अपने बेंगलोर में ये डिलीवरी का नेटवर्क फैला दिया है और चांसेस हैं कि वो पूरे इंडिया में ये अपना नेटवर्क फैला ले। तो गाइस, आप ऑलरेडी जानते हैं अमेजॉन एक बहुत बड़ा टेक जाइंट है और उसके पास काफ़ी सारा कैश है जो वो बंद करके अपना यूज़र बेस जुटा सकता है। और इंडिया में आप लोग जानते ही हैं, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर किसी और ऐप पे अगर डिस्काउंट मिलेगा, अगर किसी और पे अच्छा ऑफर मिलेगा, तो ऑब्वियसली लोग अमेजोन से ऑर्डर करना शुरू कर देंगे, जो कि जोमेटो के फाइनेंशियल पे काफ़ी सारा इंपैक्ट डाल सकता है। तो गाइस, सबसे बड़ा इसका है कॉम्पिटिटर, वो है अमेजॉन। ऑल दो स्विगी के साथ अगर कॉम्पिटिशन में रहे तो गाइस ये इतना बड़ा मार्केट है, दो प्लेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट अमेजॉन जैसा एक बड़ा प्लेयर बड़े लेवल पे जाके अगर काम करेगा तो गाइस फ्यूचर में ये इसकी फाइनेंशियल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो नाउ फाइनली यू शुड इन्वेस्ट इन दिस IPO और नॉट। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, करंटली हम लोग एक बुल मार्केट के अंदर हैं और निफ्टी डेली एक नया हाई बना रहा है। एट द सेम टाइम जोमेटो ने अपने IPO के लिए एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है और मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर सब लोग इस सब फैक्टर्स को हम लोग कंबाइन देखें तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, इवन इफ इसका इशू साइज काफ़ी बड़ा है, 9,375 करोड़ का इशू साइज है। बट जिस हिसाब से हाइप है, इसका ओवर सब्सक्रिप्शन आने वाला है। अगर इसका ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो ऑब्वियसली इसके शेयर्स प्रीमियम पे लिस्ट होंगे और आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 15 to 20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल मार्केट होता है जिसमें कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने से पहले एक अनुमान लगाया जा रहा होता है कि कंपनी कितने प्रीमियम पे लिस्ट होगा। एज ऑफ नाउ 15 to 20% चल रहा है। बट गाइस, सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम के बेसिस पे आप पैसे मत लाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा है 100% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था और लिस्टिंग हुई डिस्काउंट पर प्रीमियम की जगह। सो गाइस, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो गाइस, मैं आपको सारे रिस्क और सारे इसके एडवांटेजेस सारे डिस्कस कर चुका हूं मैं इस वीडियो के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है और नए नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, जैसे कि अमेजॉन। अगर ये सब लोग आते हैं तो ये कंपनी के फाइनेंशियल पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट डालेंगे। बट गाइस, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं और आप इस बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और आप बिलीव करते हैं कि जोमेटो जो एक्सपेंशन प्लान कर रहा है वो राइट डायरेक्शन में उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा, तो गाइस ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी डिसीजन आपका है कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। सो गाइस, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड, जोमेटो IPO से रिलेटेड या फिर पूरे ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर दें। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।